गाइज ये वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, पिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स भी हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी एक कानून जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ब्रिटिश रूल के समय पर थे और इनसे रिलेटेड अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं गाइस कि ये बेसिकली एक डेमो लेक्चर के तौर पर है। बहुत ही जल्दी आपके लिए पॉलिटी का कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स, और पूरी की पूरी पॉलिटी मैं आप लोग की कवर करवाऊंगा। तो उसका ये बेसिकली एक डेमो लेक्चर के तौर पर आप इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं और ये टॉपिक पूरे अभी आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं, इस टॉपिक के अंदर आप लोग आसानी से जो है वो पूरी चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद कर पाए, इसके लिए मैंने आप लोग के लिए चार्ट्स भी अलग से प्रिपेयर किए हुए हैं। और जब आप पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार से आपको चार्ट्स वगैरह भी दिए जाएंगे जिसका आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रख सकते हैं। देखिए चार्ट तो टॉपिक के साथ ही मैंने अटैच किया हुआ है, बट अलग से भी एक चार्ट की पीडीएफ है जो इस प्रकार से आपको जो है वो पेड पैकेज में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पूरा मैं एक कोर्स जो है वो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं जिसमें पूरी पॉलिटी बहुत ही अच्छे से आपकी कवर करवाई जाएगी, राइट, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं बनाकर आप लोग के लिए अपलोड करता हूं और सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पर टॉपिक्स मैं आपके कवर करवाता हूं, राइट। तो उसकी क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए अपना एक अलग चैनल है करंट अफेयर्स के लिए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और जीएस के लिए झांसर एकेडमी नाम से ये चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, राइट, और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर आप मुझे ऐड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का एक अपना चैनल है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो लेक्चर से रिलेटेड और जो भी मैं जो है वो लेक्चर्स अपलोड करता हूं या जो भी कोर्सेज वगैरह लॉन्च करता हूं तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब गाइस पॉलिटी के कोर्स की मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी का हर एक टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करूंगा, राइट। साथ ही साथ आप जो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसको आपको डाउनलोड करने के लिए, यानी कि वो शीट्स आपको डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। प्लस जैसा मैंने भी आपको दिखाया कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं तो उसके में चार्ट्स, माइंड मैप्स, ये सब चीजें भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर सीरीज में दी जाएगी, यानी कि इस कोर्स में दिया जाएगा। जैसे ही कोर्स खत्म होता है, यानी कि पूरे लेक्चर्स खत्म होते हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी मैं काफी सारे क्वेश्चंस दे दूंगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। कोर्स की फीस मात्र 949 रुपीज है। और कोर्स को लेना है, अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो आपको सिंपली 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पर पॉलिटी कोर्स लिखना है, आपको पॉलिटी कोर्स कैसे ज्वाइन करना है उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो दे दी जाएगी, ठीक है। और फिर आप उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अभी आप ये डेमो लेक्चर अटेंड कीजिए, आपको पसंद आता है तो कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अगले मंडे से जो है वो कोर्स शुरू हो रहा है। हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलो आप समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट इस लेक्चर को शुरू करते हैं, राइट। सबसे पहले तो मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया में कब आए थे, बताइए। 1600, 1500, 1700, 1650। और गाइज एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ क्लास पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। कई बार मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फोकस कैसे कंटिन्यू रखें, हमारा फोकस जो है वो हट जाता है एक टॉपिक से। उसका मैं आपको एक ट्रिक देता हूं स्टार्टिंग में ही, जिससे कि इस ट्रिक को आप जो है वो रेगुलरली फॉलो करें। तो ट्रिक ये है गाइस कि जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको क्या करना है, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी एज अ प्योर ट्रेडर के तौर पर, तो आपको रिपीट करना है कि सर ने समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्योर ट्रेडर के तौर पर आई थी, मतलब कि पूरी तरह से बिजनेस करने के लिए इंडिया के अंदर आई थी। ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आई थी, इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए नहीं आई थी। इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था
ट्रेड करना, बिजनेस करना, राइट, और अच्छा पैसा कमाना। तो ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ये चीज आपको रिपीट कर लेनी है, अपने मन में करो या बोल के करो। जब आप रिपीट करोगे तो आप टॉपिक के साथ बने रहोगे, आपका मन, आपका ध्यान जो है वो कहीं बाहर से, घर के बाहर से कुछ आवाज आ रही है या फिर कोई मतलब एकदम से कहीं पे नोटिफिकेशन आ गया तो आपका ध्यान एकदम स्विच नहीं करेगा, राइट। आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे कि हाँ अच्छा सर बोल रहे हैं, अच्छा ये चीज है, तो रिपीट करते रहो, राइट। तो उससे क्या रहेगा कि आपका फोकस हिलेगा नहीं, राइट, पूरे लेक्चर के दौरान। नहीं तो कई बार होता है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, स्टूडेंट जो है वो कहीं कुछ सोचने लगे, कुछ और चीज दिमाग में आने लगी, राइट। वो क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपने फोकस को हिला रहे हो। फोकस को अगर नहीं हिलाओगे तो नहीं आएगी, और फोकस को नहीं हिलाने का मेन जो है वो मतलब स्मार्टेस्ट तरीका है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिपीट कर लो, राइट। मन में करो या बोल के करो, वो आपकी मर्जी, पर रिपीट करो तो उससे क्या रहेगा, बने रहोगे लेक्चर में। चलो ये एक चीज बतानी थी स्टार्टिंग में ही कि जिससे कि आप फोकस रहें। अब स्टार्ट करते हैं फाइनली लेक्चर को। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर एज अ प्योर ट्रेडर के तौर पर आई थी, मतलब कि पूरी तरह से बिजनेस करने आई थी। इसका कोई भी मकसद एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, शासन करने का इनिशियली नहीं था। फिर बात होती है 1765 की। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली। दीवानी का मतलब इसको अधिकार मिला रेवेन्यू कलेक्ट करने का और सिविल जस्टिस का, बंगाल, बिहार और ओडिशा में। और यहीं से उसका करियर टेरिटोरियल पावर के तौर पर शुरू हो गया, यानी कि कब्जा करने की नीति जो है वो उसकी यहां से मतलब एक तरह से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इसको बंगाल, बिहार और ओडिशा के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है वो मिल गया था, यानी कि राइट्स मिल गए थे, दीवानी के राइट्स मिल गए थे, सिविल जस्टिस प्रोवाइड कराने के राइट्स मिल गए थे, राइट, इस पर्टिकुलर कंपनी को। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आ जाती है इवन ईयर भी कि किस साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिली थी। तो 1765 आपको ध्यान में रखना है। और ये दीवानी जो है वो बंगाल, बिहार और ओडिशा की मिली थी। हालांकि ये सब चीजें हिस्ट्री की है जो आप हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट एक बेस में आपका इंट्रोडक्शन में आपका क्रिएट कर रहा हूं कि किस प्रकार से आए थे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर। फिर हम लोग इस जो मेन जो अपना टॉपिक है उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं, दैट्स वाई ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। 1858 की बात करें गाइस तो सिपॉय म्यूटिनी, आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। कहा जाता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस को लेकर पहला रिवोल्ट था ब्रिटिशर के अगेंस्ट, बट एक्चुअली में एक कंट्रोवर्सी भी होती है। 1857 को पहले इंडिपेंडेंस या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई थी, पहली लड़ाई, वो 1857 की नहीं भी कहेंगे। और उसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जाम में अगर 1857 नहीं आया, राइट, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं है, बट वेल्लोर म्यूटिनी है 1806 की, 1857 से 50 साल पहले 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हम लोग को देखने को मिली थी, वेल्लोर म्यूटिनी, राइट। तो ये भी लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी ब्रिटिशर के अगेंस्ट। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर के अगेंस्ट पहली लड़ाई जो है वो मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए कब लड़ी गई थी, तो वेल्लोर म्यूटिनी भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर इनकेस 1857 का रिवोल्ट ऑप्शन में नहीं है, अगर दोनों में है तो फिर वो एक तरह से वो तो डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर कि कमीशन जो है यूपीएससी या पीएससी आपका, कि वो क्या फिर मार्क करती है। क्योंकि ये भी एक चीज है, इसको भी कई जगह पर, कई बुक्स में जो है वो वेल्लोर म्यूटिनी को लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई, राइट। तो ये वाली चीजें मैं आपको मतलब ऑप्शंस बता देता हूं कि इस तरह की चीजें अगर आएंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन ने 1858 के समय पर पूरा का पूरा डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के अंदर रूल करने का जो है वो फैसला ले लिया था 1858 में कि अब से डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन इंडिया के ऊपर करेगी। मतलब कि ब्रिटेन जो एक्चुअल उसकी लोकेशन है, राइट, तो वहीं से जो है वो क्वीन जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल रखेगी अब इंडिया के ऊपर, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। फिर ये 1947 तक इंडिया के इंडिपेंडेंस तक यही चला फिर, राइट, 1858 से 1947 तक। और कुछ ऐसे इवेंट्स हम लोग को देखने को मिले हैं ब्रिटिश रूल के अंदर जिसने लीगल फ्रेमवर्क जो है वो बनाया है। लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कानून वगैरह बनाया है कि किस प्रकार से सरकार जो है वो कार्य करेगी, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होंगे। हम लोग पॉलिटी के अंदर इस चैप्टर को, इस कानून को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज की डेट में भी हमारे जो कानून है, सरकार जिस प्रकार से कार्य करती है, वो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर ने जो लीगल फ्रेमवर्क जो सेटअप करके गए थे उसी के आधार पर ही हमें देखने को मिलता है, राइट, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट काम करेगी, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ब्रिटिश इंडिया के अंदर शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा होगा, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को मिलती हैं कुछ लीगल फ्रेमवर्क से, और ये इवेंट जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और पॉलिटी को, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। और इसके बारे में हम लोग जब पढ़ने वाले हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि पहले कौन सा हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ, बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग दो मेजर हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। एक है कंपनी रूल, जब कंपनी का रूल हुआ करता था 1773 से लेकर
1858 के पीरियड में कंपनी का रूल हमें देखने को मिलता था। तब उस समय कुछ कानून वगैरह जो है वो बनाए गए थे, राइट, कुछ ऑर्डर्स वगैरह जो है वो बनाए गए थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बाद में आकर मैंने आपको बोला ना 1858 जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तब ब्रिटेन को लगा कि नहीं यार ये तो बहुत भारी रिवोल्ट हो गया है, अब हमें डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इंडिया के ऊपर करना होगा, नहीं तो फिर इंडिया को एज अ कॉलोनी के तौर पर हम लोग जो है वो बना नहीं पाएंगे, इंडिया आजाद हो जाएगी। तो फिर ब्रिटेन ने डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना जो है वो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट शुरू किया, तो वो 1858 से शुरू किया, जिसको हम लोग क्राउन रूल की हेडिंग में पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 के पीरियड में। ये आज ही के लेक्चर में ये दोनों चीज मैं कवर कराऊंगा, कंपनी रूल और क्राउन रूल, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब फाइनली आपके टॉपिक्स को शुरू करते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नियम आपको बताना चाहता हूं। एक और नियम, एक तो फोकस करने वाला भी आपको बता दिया। अब ये नियम जानो कि अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपको 3 चीज पर फोकस करना है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, मतलब कि क्या है कानून, क्या है उसके अंदर, क्या फीचर्स हैं, राइट, क्यों कानून लाया गया, उसकी वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है कि यह कानून क्यों एस्टैब्लिश किया गया, और तीसरा कब किया गया, क्योंकि ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। और ये वाले जो टॉपिक अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, ऐसी चीज तो अक्सर आती है, राइट, कि कौन सा कानून पहले आया फिर कौन सा आया, इस टाइप की चीजें है ना। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश सरकार का इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो भी मतलब कार्य कर रही है, जो भी काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर, उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना और उसको कंट्रोल करना, राइट। तो ये डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार जो है वो रेगुलेट और कंट्रोल कर रही थी 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इंडिया के अंदर। एक्ट ने परमिशन दी थी कंपनी को कि कंपनी जो है टेरिटोरियल पोजीशन हासिल कर सकती है, मतलब कि एक एरिया पर कब्जा कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है किसी एरिया को, राइट। बट यही चीज है कि कंपनीज के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, एक्टिविटीज होंगी, उनको ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रेगुलेट करेगी, यानी कि बिना ब्रिटिश सरकार की परमिशन के कंपनी कुछ नहीं करेगी, और कुछ करेगी वो तो उसे रिपोर्ट करना होगा ब्रिटिश सरकार को, राइट, ब्रिटेन के अंदर। अब ये तो चीज हमने एक फीचर देख लिया कि ये इसके कुछ फैक्ट जो है वो क्या है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। तो रीजन क्या था, क्या वजह थी इस कानून को पास किया गया। तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी, यानी कि पैसों की उसके पास तंगी आ गई थी। क्यों तंगी आई थी, अब ये कंपनी जो है वो ट्रेड करने वाली कंपनी है, राइट, इंडिया के अंदर माल को जो है वो, इंडिया से माल को जो है वो बाहर भेजती थी, राइट, और पैसा कमाती थी। तो क्या हुआ था कि अमेरिका के अंदर चाय की बिक्री जो है वो बंद कर दी गई थी कि इंडिया से चाय जो है वो नहीं ली जाएगी, या ईस्ट से चाय जो है वो नहीं मंगवाई जाएगी, राइट। तो इसके कारण उनका नुकसान हो गया। इवन कंपनी के ऑफिशियल्स के ऊपर आरोप लगे थे कि ये जो है वो करप्शन करते हैं, ये राइट, घूसखोरी करते हैं, तो ऐसे आरोप लगे थे, राइट। अननेसेसरी जो नेटिव्स हैं, इंडियंस जो है, उनको रोककर उनसे पैसे वगैरह मांगते थे, राइट, टैक्सेस वगैरह अननेसेसरी मांगकर अपनी जेब में रखते थे, राइट, ना कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट में डालते थे। तो ऐसी चीज हो गई थी। और इससे पहले क्या हुआ था, 1770 में भुखमरी हो गई थी बंगाल के अंदर, फेमाइन हम लोग को देखने को मिला था, बहुत बुरी हालत हो गई थी बंगाल में, लोगों के लिए खाने के पास कुछ नहीं था, तो वहां पर क्राइम वगैरह जो है वो बढ़ गया था, राइट। और फिर जो ड्यूअल फॉर्म था रॉबर्ट क्लाइव का, कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ड्यूअल जो फॉर्म था, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी रॉबर्ट क्लाइव जो लेकर आए थे, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और उससे रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेन जो है वो आ रही थी, राइट। तो ये भी एक वजह थी लोगों का गुस्सा होने की। कंपनी जो थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए, क्योंकि हर साल कंपनी 4 लाख पाउंड जो है वो ब्रिटिश सरकार को भेजती थी, राइट। और किस लिए भेजती थी, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ऑफर करे, राइट, मोनोपोली। और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे, ऐसे शेयर होल्डर्स मौजूद थे जिनके शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, वो काफी इंफ्लुएंशियल लोग थे, ब्रिटेन के पावरफुल लोग थे, राइट। तो इसलिए भी ब्रिटिश एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रद्द नहीं किया, राइट। और क्योंकि ब्रिटेन के पास ईस्ट इंडिया कंपनी भिजवाती थी पैसा, लमसम पैसा 4 लाख पाउंड एक साल में, राइट। तो ब्रिटेन की सरकार भी खुश थी कि चलो यार रेवेन्यू तो वहां से आ ही रहा है अच्छा खासा। और दूसरी बात, इसके अंदर काफी यानी कि शेयर होल्डर जो थे वो काफी पावरफुल लोग थे, तो इसलिए फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि नहीं यार इसको कंटिन्यू ही रखने दिया जाएगा, नहीं तो फिर अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहां पर जाकर करप्शन कर रही थी, हालत खराब कर रही थी, नाम खराब कर रही थी ब्रिटेन का, फिर भी बावजूद उसके भी ब्रिटेन ने उसको कंटिन्यू इसलिए रखा क्योंकि ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत फायदा मिलता था, बहुत पैसा देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए, कि क्योंकि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, राइट, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक ऐसी कंपनी है
जो मतलब ब्रिटेन से आई है और इंडिया के अंदर ट्रेड करने की उसको ग्रांट ऑफर की गई है कि वो अलाउ किया गया है कि वो इंडिया के अंदर आकर ट्रेड कर सकती है। अब ब्रिटेन के अंदर तो और भी सारी दूसरी कंपनीज भी हो सकती है ना, बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है, राइट। बट किसी और ब्रिटेन के अंदर दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं किया जा रहा था इंडिया जाकर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे वो काफी बड़े लोग थे, पावरफुल लोग थे ब्रिटेन के, तो ये भी एक वजह थी। और दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए कि भैया यहाँ पे आप दूसरी कंपनी को स्टैब्लिश मत करने देना, किसी को भेजना नहीं, राइट, क्योंकि मुझे मेरी मोनोपोली चाहिए यहाँ पर, मेरे अलावा और कोई ट्रेड नहीं करेगा यहाँ से, राइट। तो ये चीज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आपको मेनली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ फीचर्स के बारे में और प्रोविजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक तो अपन ने एक स्टोरी जानी, तो देखो ये इसने प्रोहिबिट कर दिया था, बैन लगा दिया था कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, सर्वेंट्स हैं, वो किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, ना किसी भी प्रकार का गिफ्ट वगैरह या घूस वगैरह जो है, ब्राइब वगैरह जो है वो इंडियंस से नहीं लेंगे। तो ये वाली एक चीज थी, पॉइंट थी, वो ध्यान में रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट ने बैन कर दिया था कंपनी के ऑफिशियल्स को किसी प्रकार के घूस लेने से, राइट। कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो इलेक्ट किए गए थे 5 सालों के पीरियड के लिए, और उनमें से 1/4 जो थे उनको हर साल जो है वो रिटायर होना था। तो ये वाली चीज आ गई थी कि कंपनी के डायरेक्टर के लिए ये बोल दिया गया था कि अब कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो हर 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इलेक्शन होगा कंपनी के डायरेक्टर का, राइट, उसको अपॉइंट किया जाएगा 5 सालों के लिए, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/4 जो है वो हर साल रिटायर होंगे, ठीक है। और जो रिटायर होंगे वो दोबारा से री इलेक्ट जो है वो नहीं होंगे, यानी कि उनका री इलेक्शन जो है वो नहीं होगा। और एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल जो वॉरेन हास्टिंग है उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो का पद दे दिया था। अब यहां पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जो है वो कब से बुलाना शुरू किया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, पहला एक्ट था ये, राइट। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके अंडर मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज रख दी थी। अब मद्रास और बॉम्बे जो था वो पहले इंडिपेंडेंट था, बट अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गया था, बंगाल के कंट्रोल में आ गया था मद्रास और बॉम्बे। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब इसके अलावा ये एक अंडर आने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली मद्रास और बॉम्बे किसी भी इंडियन स्टेट्स के साथ बिना बंगाल की इजाजत के युद्ध जो है वो नहीं छेड़ सकते थे, ना किसी प्रकार की ट्रीटी नहीं कर सकते थे, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती थी कि जब भी अगर मद्रास और बॉम्बे को किसी भी प्रकार की ट्रीटी करनी है या युद्ध लड़ना है किसी इंडियन स्टेट के साथ, तो फिर उसे बंगाल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये वाली चीज हो गई थी यहां पर इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी, तो ये प्रोविजन इसमें ऐड किया गया था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है गवर्नर जनरल का वो स्टैब्लिश किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल का कब स्टैब्लिश किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ध्यान में रखना। और कोई भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, यानी कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, राइट। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर थे, तो पॉइंट टू बी नोटेड 4 मेंबर्स इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत देखने को मिले थे। और इसी पर्टिकुलर कानून के तहत 1774 में स्टैब्लिश कर दिया गया था फोर्ट विलियम पर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुई थी, 1774 में, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसको स्टैब्लिश किया गया था। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सर एलिजा इम्पे, ये पहले चीफ जस्टिस हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के देखने को मिले थे। और ब्रिटिश जजेस जो थे उनको इंडिया भेजा गया था, और कोर्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन दोनों था, यानी कि कोर्ट का अधिकार सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी, दोनों में ही था, राइट। और सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर, इंडियन नेटिव्स के ऊपर नहीं। मतलब कि इस समय 1774 के समय पर जब इनिशियली सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता में, तो वो सिर्फ ब्रिटेन के और ब्रिटिश के मामले पर ही जो है वो अपनी सुनवाई करवाती थी, जजमेंट देती थी, बट इंडियंस से रिलेटेड कोई भी मामले पर ना उसका क्षेत्र अधिकार था, ना उसकी सुनवाई होती थी। सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट की सुनवाई होती थी, और क्षेत्र अधिकार जो था कोर्ट का वो ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर ही था। यानी कि ब्रिटिश जिस हिसाब से कानून बनाती है उसी के आधार पर, और जिस हिसाब से इंडिया के अंदर ब्रिटेन की जो पॉलिसी चल रही है, रूल जो चल रहा है, उसी पर ही जो है वो ये अपना जजमेंट सुनाती थी, उसी पर ही सुनवाई करती थी सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस कानून की क्या कमियां थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या कमियां थी, तो गवर्नर जनरल जो थे उनके पास किसी प्रकार की वीटो पावर नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं, राइट, और उनके अंडर कौन है, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, बट गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। इसका मतलब यह है कि अगर मद्रास बोलती है एक डिसीजन लेना है, बंगाल बोलती है एक डिसीजन लेना है,
तो जैसे कि ये दोनों अगर अपोजिट डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल जो बोलेंगे वो जो है वो मान्य होगा, या अगर वो मना कर देंगे किसी डिसीजन को लेने से तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसी वाली चीज नहीं थी। मतलब कि होता है ना कि जैसे कि चीफ जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा करना है, तो उनके पास वीटो पावर होती है। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल इक्वल पावर थी इनके पास। इवन सुप्रीम कोर्ट की पावर जो थी वो भी वेल डिफाइंड नहीं थी, प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिफाइन नहीं किया गया था, राइट। इवन जो चिंताएं जो इंडियन पॉपुलेशन को थी वो भी एड्रेस नहीं की गई थी, राइट। करप्शन भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमने बात करी थी ना कि यहां पे मना किया था इस कानून के तहत कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगा, कंपनी का ऑफिशियल ना किसी से करप्शन वगैरह करेगा, मतलब कि किसी प्रकार की घूस लेगा, ब्राइब नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा। तो पर फिर भी चल रहा था सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, मैं रिपीट करता हूं। गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं उनको गवर्नर जनरल का पद दे दिया था, यानी कि गवर्नर जो थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल का पद मिल गया था। पहले गवर्नर जनरल कौन, याद रखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं पूरी वो काम की है आप लोग के लिए। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, इसलिए पूरी चीज जो है वो बता रहा हूं, हर एक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर कर रहा हूं, बट जो चीज एग्जाम में पूछी जाएंगी वो उस चार्ट से रिलेटेड पूछी जाएंगी। अब एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया। कितने मेंबर थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? 4 मेंबर थे, जो कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं उनको असिस्ट कर सके, उनकी मदद कर सके, राइट। जो गवर्नर जो थे बॉम्बे के और मद्रास प्रेसिडेंसी के, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर रखे गए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस मौजूद थे। और कंपनी के सर्वेंट को प्रोहिबिट कर दिया था, बैन लगा दिया था कि वो किसी प्रकार के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना कोई गिफ्ट, ना कोई ब्राइब वगैरह जो है, यानी कि घूस वगैरह जो है वो नहीं लेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो गवर्निंग बॉडी होती है जो कंपनी को चलाती है, राइट, तो इसे अपने इनकम यानी कि उसकी रेवेन्यू, उसके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जितने भी, यानी कि इंडिया के अंदर पब्लिक के साथ जो है वो क्या पॉलिसीज और क्या रिलेशन वो क्रिएट कर रही है, या मिलिट्री किस प्रकार की यानी कि मिलिट्री डील उसकी हो रही है, तो वो पूरी रिपोर्ट जो है तैयार करके प्रोवाइड कराएगी किसको? ब्रिटेन को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से रिलेटेड। फिर आता है एक अमेंडिंग एक्ट 1781। तो 1773 के बाद अमेंडिंग एक्ट 1781 हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो भी डिफेक्ट्स थे, उसको खत्म करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये लाया गया था। इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? तो वो कुछ नहीं है, अमेंडिंग एक्ट 1781 है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को अमेंड करने के लिए ये लाया गया था कानून। इसके फीचर क्या है? तो एग्जेम्प्ट कर दिया था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को, 4 मेंबर की काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, याद आ रहा है, प्लस कंपनी के सर्वेंट को, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार इन लोगों पे नहीं होगा। मतलब कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी कार्रवाई करेगी इन लोग के ऊपर नहीं कर सकती, इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, यानी कि जो ऑफिशियली ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना कोई कार्रवाई करेगी। इनके खिलाफ कोई केस अगर आता है तो फिर वो रद्द कर देगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसकी सुनवाई नहीं करेगी, राइट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अब से जो कलकत्ता के जो लोग हैं, जो निवासी हैं कलकत्ता के, उनके ऊपर भी अब होगा। अभी तक हमने देखा था कि नेटिव्स के ऊपर जो है, इंडियंस के ऊपर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार नहीं होता था, राइट। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडियन के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती थी, सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर ही कार्रवाई कर सकती थी। बट अब कलकत्ता के निवासी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो प्राप्त हो गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, राइट। और इसमें पर्सनल लॉज जो है, यानी कि जैसे हिंदू के पर्सनल लॉज, तो उसको भी एडमिनिस्टर करने का जो है वो मिल गया था, अधिकार मिल गया था, कि हिंदूज के लॉज हैं या मुस्लिम के लॉज हैं, राइट। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो ट्रायल हम लोग को देखने को मिलता है, मुस्लिम्स के अंदर जो ट्रायल हम लोग को मोमेडियन लॉ के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो इसके लिए इन्होंने अपनी कोर्ट में जो जैसे कि हिंदू की तरफ से एक को रखा था, राइट, यानी कि जो जानकार होते हैं कानून वगैरह से रिलेटेड, और मुस्लिम्स की तरफ से इसी प्रकार के जानकार को अपनी कोर्ट में भी रखा था, और समय समय पर उनसे सलाह मशवरा करते रहते थे, राइट। तो ये वाली चीज हो गई थी फिर, कि यानी कि अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जिस प्रकार से रूल आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पर्सनल जो चीजें हैं, ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, उस पर भी इन्वॉल्वमेंट अब ब्रिटेन का बढ़ता जा रहा है। अब ये इसको आप ऐसे समझो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो कि किस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट इंडिया के अंदर बढ़ा रही है, वो इन सब कानून को समझकर पता लगता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो वो चीज आपकी मेंस में काम में आएगी। अब जो अपील होती है प्रोविंशियल कोर्ट की, अब देखो प्रोविंस वगैरह जो है तो उनमें भी कोर्ट है, राइट, उनमें भी हम लोग को अदालतें देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। वैसे ही जो प्रोविंस में, इंडिया के अंदर प्रोविंस जो है, जैसे कि मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, राइट, तो यहां पर जो अदालतें थी
तो उसकी अपील कहां पर होगी? तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना गवर्नर जनरल की, तो वहां पर उसकी अपील सुनी जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील है वो कलकत्ता में स्थापित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल सुनेंगे, राइट। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की है वहां पर सुनवाई होगी, राइट। इसने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को पावर दी कि वो रूल्स बना सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट के लिए और काउंसिल के लिए, यानी कि प्रोविंस में जो काउंसिल है प्रोविंस के अंदर मौजूद जो गवर्नर है उनको असिस्ट करने के लिए, प्लस प्रोविंस की जो अदालतें हैं तो उनको भी जो है वो रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह जो है वो फ्रेम कर सकती है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, जो बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलती है। बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी। अब कुछ पॉइंट्स याद रखो, जैसे कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है प्लस कंपनी के सर्वेंट है, तो उनके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार नहीं होगा, राइट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब बताया गया कि जितने भी कलकत्ता के जो निवासी हैं उसके ऊपर भी क्षेत्र अधिकार अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो गया, प्लस पर्सनल लॉ पर भी एडमिनिस्टर कर सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। प्रोविंशियल कोर्ट की जो अपील्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएंगी, वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास जाएंगी, और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो है वो रूल्स बना सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट्स और प्रोविंस के काउंसिल के लिए। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक बातें? एक एक पॉइंट क्लियर रखो, समझना है आपको हर एक चीज। अब बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसे लागू किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उसको एड्रेस करने के लिए ये कानून लाया गया था। पहली बार ये टर्म यूज किया गया, नाम याद रखना इस टर्म का, यानी कि टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये टर्म पहली बार उपयोग में लिया गया। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन जो है वो अब इंडिया के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, इंडिया की जमीन पर कब्जा करने की नीति जो है वो अब ब्रिटेन की हमें देखने को मिल रही है। और ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इंडिया के प्रशासन के ऊपर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल हमें देखने को मिला था इस कानून के तहत। और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज थी, राइट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको अभी भी मोनोपोली प्रोवाइड थी, यानी कि उसको मोनोपोली दी हुई थी कि वो कंटिन्यू कर सकती है अपनी कमर्शियल एक्टिविटी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस कानून का नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो हम लोग नाम लेते हैं, तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर इनके नाम पर पड़ा है। इन्होंने एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश किया था ब्रिटिश सरकार के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अब ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझना। ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल मतलब कि एक कुछ कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था इंडिया के अंदर प्रशासन करने का, और दूसरा जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथ में था, राइट। अब ये कैसे कंट्रोल था? तो कंपनी जो थी उसको कंट्रोल दे दिया था कि कॉमर्स और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि इंडिया के अंदर जो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, उसका कंट्रोल पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। और कॉमर्स यानी कि ट्रेड करने का कंट्रोल उसके पास था कि अपने हिसाब से वो ट्रेड की एक्टिविटीज जो है वो कर सकती है, उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। बट हाँ, उसे बताना होगा ब्रिटिश सरकार को कि वो किस प्रकार के पॉलिसीज बना रही है, कानून बना रही है। सेकेंडली, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स हैं, वो सीक्रेट कमेटी के पास जाएंगे, जिसमें 3 डायरेक्टर्स होंगे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के टच में होंगे, राइट। और ये सिस्टम चला था 1858 तक, मतलब कि इन्होंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो रिजर्व कर दिए थे एक सीक्रेट कमेटी के पास। वो मैटर जो है वो जाएंगे, वो सीक्रेट कमेटी ही उस मैटर से रिलेटेड डिसीजन लेगी और वो रिपोर्ट करेगी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को, राइट, यानी कि ब्रिटेन के अंदर वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी, उसके अंदर 3 डायरेक्टर्स होंगे। तो ऐसी चीज इन्होंने कर दी थी। कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, जिसमें सीक्रेट कमेटी है, राइट, तो वहां पर पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये क्रिएट किया गया। और बताया गया कि जो जितने भी कमर्शियल अफेयर्स हैं कंपनी के, वो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए है? इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स के लिए, राइट, कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दे होंगे, राजनीतिक मुद्दे होंगे, उस पर डिसीजन लेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कंपनी के जितने भी ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जो अफेयर्स होंगे, मुद्दे होंगे, उस पर डिसीजन लेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये 2 बॉडी जो है वो अपॉइंट की गई, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना, ये 2 बॉडी पिट इंडिया एक्ट के थ्रू अपॉइंट की गई, और ये बेसिकली ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल है ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 लोग हैं टोटल, जिसमें हम लोग को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखने को मिलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इस बोर्ड के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब कि ब्रिटेन के, और चांसलर हैं जो कि एक्सचेकर के तौर पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और 4
प्रिवी काउंसलर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं, यानी कि जितने भी मुद्दे मिलिट्री से रिलेटेड और लोगों से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, वो मुद्दे के ऊपर डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगी। और इस एक्ट ने ये चीज बोल दी थी कि जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जितने भी अधिकारी हैं ब्रिटेन के, राइट, या फिर ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है वो अपॉइंटेड है, तो उन्हें अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी जो है इंडिया के अंदर और ब्रिटेन के अंदर 2 महीने के अंदर जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, राइट, ऑफिसर की पद के लिए, तो 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें बताना होगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी इंडिया में है और ब्रिटेन में है, टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये वाली चीज एक कर दी थी इन्होंने। गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस कर दी गई थी, 3 मेंबर की कर दी गई थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, वापस से मैं आपको लेके चलता हूं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने बात करी थी, डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जिसमें 4 मेंबर होंगे, 4 मेंबर से घटाकर 3 मेंबर कर दिया गया। किस कानून में? हमें देखने को मिला पिट इंडिया एक्ट 1784 के अंदर ये चीज की गई। ठीक है, 4 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर की, गवर्नर जनरल की, उसको घटाकर जो है वो 3 मेंबर की काउंसिल कर दी गई। और इनमें से 3 में से 1 मेंबर जो होंगे वो कमांडर इन चीफ होंगे ब्रिटिश क्राउन आर्मी के। तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की आर्मी के कमांडर इन चीफ 1 मेंबर के तौर पर इसके हम लोग को देखने को मिलेंगे, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और गवर्नर जनरल जो है गाइस, उनको वीटो की पावर अब मिल गई फाइनली, मतलब कि जो कंट्रोल जो था, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी इसके अंदर आ गई थी, मतलब कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अंदर, राइट, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर, तो इसके अंदर जो आ गई थी, तो अब गवर्नर जनरल जो है वो जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी, तो वीटो की पावर जो है वो दे दी गई थी, राइट। और गवर्नर की काउंसिल भी, राइट, एस्टैब्लिश कर दी गई थी मद्रास और बॉम्बे में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब इस कानून के अंदर क्या कमियां थी? तो कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि किस प्रकार से कंपनी की पावर होगी, यानी कि कंपनी की कितनी पावर होगी, कितने हद तक जो है वो कंपनी अपनी पावर को एंजॉय कर सकती है, और सरकार की अथॉरिटी जो है वो क्या होगी, तो उसके बारे में भी कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी। और गवर्नर जनरल जो थे, उन्हें 2 मास्टर को ऑब्जर्व करना था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और दूसरा ब्रिटिश क्राउन को, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भी हम लोग को एक सेलेक्ट कमेटी देखने को मिल गई थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया गया था, राइट। तो वो ब्रिटिश सरकार के लिए किया गया था कि ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने के लिए उन तक पूरी जानकारी मिले। तो गवर्नर जनरल जो थे उनके 2 मास्टर हो गए थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल हम लोग को देखने को मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी और ब्रिटिश क्राउन भी कंट्रोल कर रही थी, राइट, इंडिया को। अब एक्ट ऑफ 1786 की अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ 1786 जो है ये लाया गया था कि जितनी भी कमियां हैं ये 1784 के कानून में उसको रिजॉल्व किया जाए। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे बंगाल के। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज आती है, ये चीज पूछी जा चुकी है। इन्होंने 2 डिमांड रखी थी जिसको बाद में जाकर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। इन्होंने कहा था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनको पावर दी जाए। ठीक है, अब देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर देने की बात इन्होंने नहीं करी। इन्होंने बोला कि जब तक ये अभी पद पर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, तब तक इनको पावर दी जाए कि वो अपना जो भी डिसीजन लेते हैं काउंसिल के ऊपर, यानी कि इसकी काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस पर जो भी डिसीजन आता है तो उस डिसीजन को ये ओवरराइड कर सके, मतलब कि जैसा ये बोले स्पेशल केसेस में वो जो है वो माना जाएगा। तो ये चीज उन्होंने कही। इन्होंने ये कहा कि वो कमांडर इन चीफ भी होंगे, राइट, यानी कि कमांडर इन चीफ जितने भी ऑपरेशन होते हैं मिलिट्री के, तो उस पर सोलली डिसीजन जो होगा वो इनका होगा। तो ये कमांडर इन चीफ भी होंगे, राइट, यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये पावर्स देने की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को पावर देने की बात कर रहे हैं। ये इस पोस्ट को पावर देने की नहीं बात कर रहे। इस पोस्ट पे जो ये बैठे हैं उस समय ये क्या पावर चाह रहे हैं अपने लिए, राइट, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप जब तक मैं टेन्योर में हूं तब तक मुझे ये पावर दे दो, बाद में जो है वो आपको देना है या नहीं देना वो आपका डिसीजन है, बाकी अभी जब तक मैं कार्य कर रहा हूं तब तक मुझे ये एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली बात कही थी और अकॉर्डिंगली 1786 का जो ये कानून जो हम लोग को देखने को मिला था वो लागू हुआ और दोनों प्रोविजन जो है वो इसमें शामिल कर लिए गए। तो ये वाली चीज भी है 1786 के कानून की, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब चलो मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो है उसमें क्या है, तो ब्रिटिश पोजीशन इंडिया के अंदर ये टर्म जो है वो पहली बार यूज किया गया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर के नाम पर ये कानून का नाम रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट। इन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश किया ब्रिटिश सरकार के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि ये दोनों ही कंट्रोल करेंगे इंडिया के अंदर। पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 6 लोगों का, राइट, और कमर्शियल अफेयर के लिए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जिस प्रकार से कार्य करती है, ट्रेडिंग करती है इंडिया के अंदर, उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं
जितने भी सिविल और मिलिट्री जो मुद्दे हैं हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑपरेशन जितने भी होते हैं, राइट, या फिर जो भी रेवेन्यू वगैरह जो होती है, जो भी ब्रिटिश पोजीशन की इंडिया में है, यानी कि इंडिया के अंदर ब्रिटेन का जहां जहां पर भी कब्जा है, कंट्रोल है, जहां जहां पर भी जो है वो कॉलोनी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, तो वहां पर जितनी भी इनकम जनरेट होती है तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये वाली चीज भी है। और गवर्नर जनरल की काउंसिल स्ट्रेंथ को 4 मेंबर से 3 मेंबर कर दिया गया, जिनमें से 3 में से 1 मेंबर कमांडर इन चीफ जो है वो होंगे, और ये जो होंगे वो ब्रिटिश क्राउन आर्मी के हम लोग को देखने को मिलेंगे। और गवर्नर जनरल जो है उनको वीटो की पावर मिल गई, राइट, अधिकार मिल गया वीटो का। और मद्रास और बॉम्बे में भी गवर्नर के काउंसिल को स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है, तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, राइट। अब आगे की बात करते हैं चार्टर एक्ट। अब बात हो रही है चार्टर एक्ट की। अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट की हमने बात करी, राइट, फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात करी, फिर हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1784 की बात करी। अब डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में, ठीक है, 1793 के बारे में। तो ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कानून हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें चार्टर जो इशू किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो रिन्यू कर दिया गया। अब अगले और 20 साल के लिए कंपनी का रूल और ट्रेड जो है उसकी मोनोपोली बरकरार रही, मतलब कि 20 ईयर्स की और मोनोपोली ग्रांट कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चार्टर एक्ट 1793 के तहत। और इस कानून के प्रोविजन के तहत हम लोग को देखने को मिला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको पावर दे दी गई कि वो इंडिया के ऊपर, इंडिया की टेरिटरीज पर कंट्रोल पूरी तरह से कर सकती है, बट वो जो भी कंट्रोल करेगी वो क्राउन के बिहाफ में करेगी। मतलब कि जो क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है, राइट, ब्रिटेन में, तो उनके बिहाफ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करेगी, राइट, एक्विजिशन प्रॉपर्टी वगैरह का देखने को मिलेगा, यानी कि कब्जा करेगी। तो ये वाली चीज यहां पर इन्होंने बताई और क्लियरली बताया कि कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के बिहाफ में ही होंगे, यानी कि जो भी राजनीतिक कार्रवाई करेगी कंपनी तो वो ब्रिटिश सरकार के बिहाफ में ही करेगी, उनसे अगेंस्ट जाकर नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकती। मतलब कुल मिला के ये वाली बात कही गई है। गवर्नर जनरल जो है उन्हें और ज्यादा पावर दे दी गई, राइट, ये अब काउंसिल के जो डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इनकी जो डिमांड थी वो यहां पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। इनने बोला था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी डिसीजन है उसको ये ओवरराइड कर सकें, राइट, कुछ स्पेशल केसेस में, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। इन्हें इवन अथॉरिटी दे दी गई मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर के ऊपर, राइट, यानी कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स हैं तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं, बट जो डिसीजन होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का वो फाइनल कहलाया जाएगा। और जब भी गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे में रहेंगे, यानी कि वहां पर जाकर दौरा करेंगे, विजिट करेंगे, तब वो क्या कर सकते हैं, जो गवर्नर्स हैं मद्रास के और बॉम्बे के, उनकी अथॉरिटी को सुपरसीड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आईपीएस बन जाते हैं, राइट, और आप किसी पर्टिकुलर सीएसपी के या एसपी के, मतलब आईपीएस एसपी भी होता है, एसपी की ही रैंक के हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएस नहीं कहूंगा मैं, आईपीएस तो एक रैंक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डीआईजी बन गए, ठीक है, आप डीआईजी बन गए और आप विजिट करने गए किसी सीएसपी कार्यालय में या एसपी कार्यालय में, तो आप सीएसपी या एसपी की जो चेयर होती है आप वहां पर जाकर तुरंत बैठेंगे। ये ऐसा वो होता है, पता है आपको, कि तुरंत जो है वो एसपी आपको देखकर, डीआईजी आप हैं, एसपी आपको देखकर तुरंत खड़े हो जाएंगे और आप उनसे कुछ बोलेंगे भी नहीं, आप उनकी सीट पे बैठे रहेंगे और एसपी आपके सामने खड़े रहेंगे और वो आपको बताएंगे। मतलब कि आपने क्या किया, आपने आकर उनकी जो अथॉरिटी है उस पर कंट्रोल कर लिया। मतलब कि अब यहां पर जो डिसीजन लेंगे वो आप लेंगे, राइट। ये इस प्रकार की ही चीज है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल के हैं वो वहां से आएंगे अगर मद्रास में और बॉम्बे में, तो उनकी जो गद्दी है उस पर गवर्नर जनरल बैठ जाएंगे और अपना रूल जो है वो वहां पर चलाएंगे, राइट। ये वाली चीज यहां पर है, राइट। तो ये चीज हमने देखी। और जो कंपोजिशन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसमें 6 लोग हम लोग को देखने को मिले थे, उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। इसमें अब हम लोग को एक प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं और 2 जूनियर मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो वो मेंबर जो हो वो प्रिवी काउंसिल के हम लोग को देखने को मिले, राइट। तो ये चीज अब यहां पर हो गई थी। सैलरी और स्टाफ जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो अब कंपनी को प्रोवाइड करना था। कंपनी को कह दिया था कि जो भी सैलरी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो कंपनी चुकाएगी, राइट। अपने पूरे खर्चे करने के बाद कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को 5 लाख रुपए जो है वो इंडियन रेवेन्यू से हर साल अब पहुंचाने की बात हो गई थी, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। अब कंपनी जो थी उसको ग्रांट कर दिया था कि वो लाइसेंस वगैरह जो है वो इंडिविजुअल को दे सकती है, कंपनी के एम्प्लॉइज को दे सकती है इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। मतलब कि कंपनी की पावर अब बढ़ा दी गई कि कंपनी अब दूसरों को बोल सकती है कि, जैसे ये वाली बात होगी फ्रेंचाइजी की, कि कंपनी जो है वो अपनी फ्रेंचाइजी खुलवा सकती है, वो दूसरों को बोल सकती है कि चलो आप जो है वो आप भी ट्रेड करो, आपको मैं लाइसेंस देता हूं, राइट। तो ये वाली चीज है। और इससे क्या होना शुरू हुआ कि चाइना पे जो ओपीएम है, जो ओपीएम मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं, जो चरस जो होती है ना, तो वो पहुंचाना शुरू कर दिया।
चाइना पे ओपीएम को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली इस चीज के चलते। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कानून ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी फंक्शंस को कंपनी के सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, कि कंपनी जो है वो मतलब अगर न्याय उसको प्रोवाइड कराना है, राइट, यानी कि कोई भी अगर मैटर होता है तो उस पर अपना डिसीजन देना है तो वो अलग होगा, और रेवेन्यू मतलब कि इनकम जनरेट करने के लिए वो जो भी रूल्स रेगुलेशंस तैयार करती है वो अलग होगा। टोटली इसने सेपरेट कर दिया, और इसी चीज के कारण माल अदालत, जिसे हम लोग रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो गई, राइट, इस पर्टिकुलर कानून के तहत। इसके अलावा रॉयल अप्रूवल को मैंडेट कर दिया, मतलब कि जब भी गवर्नर जनरल, गवर्नर का या कमांडर इन चीफ का जब भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जब भी उनको नियुक्त किया जाएगा, तो क्वीन से जो है वो परमिशन ली जाएगी, क्वीन से पूछा जाएगा। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। सीनियर ऑफिशियल जो थे उनको बैन कर दिया था कि वो अब बिना परमिशन के इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, राइट, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, मतलब कि अब उनके लिए मैंडेटरी हो गया था कि उनको इंडिया में ही रहना है। तो चार्टर एक्ट 1793 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इस पर्टिकुलर कानून ने 20 साल के लिए और जो है वो अलाउ कर दिया कि कंपनी की मोनोपोली 20 साल के लिए और इंडिया में रहेगी। अब देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1786 के एक कानून के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके थ्रू जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनको पावर दे दी गई थी कि वो जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर जो है वो उनकी ओवरराइडिंग पावर होगी, मतलब कि वो जैसा बोलेंगे वैसा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फाइनल डिसीजन होगा। तो ये किसकी पावर थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ना कि गवर्नर जनरल के पोस्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था। बट अब 1793 में सभी फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल हैं और गवर्नर्स की जो प्रेसिडेंसी है, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर उनकी ओवरराइडिंग पावर होगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फाइनल डिसीजन जो होगा वो मतलब जो गवर्नर्स हैं या गवर्नर जनरल जो हैं उनके फाइनल डिसीजन के इक्वलेंट होगा, राइट, यानी कि जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, राइट, कुछ स्पेशल केसेस में। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई। तो इस चीज को एक्सटेंड कर दिया और इस चीज को शुरू किया था कॉर्नवालिस ने, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। और जो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उनके जो स्टाफ्स हैं, उन्हें जो है वो इंडियन रेवेन्यू में पे किया जाएगा, मतलब कि अब पहले तो पेमेंट जो होती थी वो ब्रिटेन जो है वो करता था, राइट, बट अब इंडिया के अंदर ही उन्होंने इतना कमा लिया कि अब वो इंडिया के पैसों से ही इंडिया के अंदर जितना भी उनकी जो फोर्स थी उसको या स्टाफ जो था उसको पे कर रहे थे। तो ये वाली चीज हो गई थी, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन बहुत वास्ट लेवल पर अब शुरू हो गया था इस समय पर, अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें तो, कि उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो खुद ही अब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और खुद ही अपने स्टाफ को इंडियन रेवेन्यू में पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। अब 1813 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये कानून था, इसने अगेन 20 सालों के लिए कंपनी की मोनोपोली के लिए चार्टर जो है वो इशू कर दिया। और पहली बार हम लोग को देखने को मिला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है ब्रिटिश टेरिटरी की वो डिफाइन की गई, कि मतलब कि ब्रिटेन के अंदर जो है वो कौन से एरिया पर पूरी तरह से ब्रिटेन का कब्जा है, यानी कि पूरी तरह से ब्रिटेन का कंट्रोल है, कॉलोनी पूरी तरह से ब्रिटिश की किन किन एरिया पर है, किन किन जगह पर है प्रॉपर तरीके से। तो उस चीज को प्रॉपरली डिफाइन किया गया, राइट। और ब्रिटिश ट्रेडर्स और मर्चेंट जो थे वो सफर कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण। इस सिस्टम ने प्रोहिबिट कर दिया था कि ब्रिटिश गुड जो है वो फ्रेंच के जो, यानी कि फ्रांस के जितने भी अलाइज हैं यूरोप में, यानी कि फ्रांस के जितने भी जो पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं पूरे यूरोप में, तो वहां पर ब्रिटेन का कोई भी सामान जो है वो नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो देखो इशू क्या था, एक कि ब्रिटेन के अंदर जो ट्रेडर्स हैं और मर्चेंट्स हैं, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी हुई थी, अब ये मोनोपोली अभी टूटने वाली है, राइट, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी। ब्रिटेन के अंदर मतलब ज्योग्राफी में देखो आप, यूके ब्रिटेन, वहां पर क्या हुआ था कि जितने भी और दूसरी कंपनीज थी, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको बड़ा नुकसान हो गया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, उसके कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू उसने सभी को मना कर दिया था, उसके दोस्तों को जो भी यूरोप में है, कि ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, राइट, ब्रिटिश गुड कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई भी ब्रिटिश गुड को इंपोर्ट नहीं कराएगा। तो उसने प्रोहिबिट कर दिया था, बैन लगा दिया था। इसके कारण क्या हुआ, जितने भी ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, उनका सामान बिक नहीं रहा था, उनको बहुत ह्यूज लॉस जो है वो फेस करना पड़ रहा था। तो उन्होंने जाकर डिमांड करी कि एशिया के अंदर जो है मतलब ट्रेड करने का उनको जो है वो मौका दिया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है वो खत्म की जाए, रद्द की जाए। तो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि अब देखो एक जगह पर एक की दुकान है, राइट, एक जगह पर एक मालिक है, एक आदमी है जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, पूरा जो व्यापार चल रहा है उसी के अंडर है। अब उस जगह पर दूसरा व्यापारी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो लोग इससे खरीद रहे थे वो उससे भी खरीदना शुरू कर देंगे दूसरे व्यापारी से, तो कहीं ना कहीं जो पहले जितना उसको प्रॉफिट हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका तो लॉस हो गई होगा ना, तो इसलिए उसने ऑब्जेक्शन उठाया। बट फाइनली
ब्रिटिश मर्चेंट यानी कि जो ब्रिटेन में जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो ट्रेड कर सकेंगे इंडिया में, क्योंकि उन्होंने हाहाकार मचा दिया था ना, वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था कि अरे यार हमारा तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, आपने तो एक को मोनोपोली दे रखी है, ये क्या बात हुई, ऐसा हुआ वैसे हुआ। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर फाइनली वहां की सरकार ने अलाउ कर दिया कि चलो आप भी जाकर जो है वो ट्रेड कर सकते हो। बट लाइसेंसिंग सिस्टम जो था वो स्ट्रिक्ट था चार्टर एक्ट 1813 के तहत, यानी कि कुछ ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर, एरियाज पर दूसरे मर्चेंट्स को मौका दिया गया था ट्रेड करने का। और चार्टर एक्ट 1813 ने पहली बार डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिश टेरिटरीज की, राइट। और प्रोविजन की बात करें इस कानून की, तो कंपनी के रूल जो है, मैंने आपको पूरी चीज पढ़ा चुका हूं, कंपनी का रूल जो है वो 20 ईयर्स के लिए और कंटिन्यू कर दिया, राइट, और ग्रांट कर दिया इनको। बट उसकी जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी, राइट। किस पे खत्म हुई थी? सभी एरियाज पर खत्म हो गई थी, सिवाय चाय और ओपीएम के ट्रेड को छोड़कर, जो कि चाइना के साथ वो करती है। तो ये चीज पॉइंट है, वो ध्यान में रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि किस चार्टर एक्ट के थ्रू जो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रद्द हुई, खत्म हुई, तो चार्टर एक्ट 1813। ये इस प्रकार की चीजें आती है, पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये चार्ट बनाया हुआ है कि आप इसको बार बार रिवाइज करें और पूरी चीज आपके दिमाग में रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर इस कानून का यह है कि मिशनरीज को परमिशन दे दी थी कि मिशनरीज अब इंडिया में आ सकती हैं और रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो करवा सकती हैं, यानी कि मिशनरी आकर यहां पर हिंदूज को क्रिश्चियन में जो है वो कन्वर्ट कर सकती हैं। मिशनरी सक्सेसफुल भी हुई थी, यहां पर बिशप वगैरह को अपॉइंट कर दिया था, राइट। ब्रिटिश इंडिया के बिशप वगैरह अब यहां पर आ गए थे, जो कि कन्वर्जन का काम इन्होंने शुरू कर दिया था, और इनका जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में था। और ये सब चीजें जो थी वो इसी पर्टिकुलर प्रोविजन यानी कि इसी कानून के प्रोविजन के थ्रू हम लोग को देखने को मिली थी। इस कानून ने इवन फाइनेंशियल ग्रांट भी प्रोवाइड किया था कि इंडिया का जो लिटरेचर है, यानी कि पुराना जो एंशियंट टाइम का जो लिटरेचर है, बुक्स वगैरह है, नॉलेज वगैरह जो है, उसको रिवाइव करें, राइट, और साइंस को प्रमोट करें। इवन कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने 1 लाख रुपए जो है वो अलग रखे थे कि एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इंडिया में ये प्रमोट करेगी, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलेगी और इंडिया के अंदर लोगों को पढ़ाएगी लिखाएगी, राइट। तो ये वाली चीज इसने करी थी, तो यहां से ये एजुकेशन पर, साइंस पर ध्यान देना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इवन इंडिया के जो ट्रेडिशन है, लिटरेचर है, उसको रिवाइव करने पर, उससे रिलेटेड नॉलेज गैदर करने पर इन्होंने काम शुरू कर दिया था, राइट। और इस कानून ने ज्यादा पावर दे दी थी कोर्ट्स को इंडिया के अंदर, राइट, यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो जितने भी यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, जो कानून है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस पर और भी क्षेत्र अधिकार जो है वो कोर्ट्स का शुरू हो गया था, राइट। तो और भी ज्यादा वाइड कर दी गई थी पावर कोर्ट्स की। कंपनी का जो भी कर्जा वगैरह था वो कम कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, और डिविडेंड को फिक्स कर दिया गया था 10.5% पर एनएम पर, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, उनको जो है वो 10.5% का रिटर्न जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस कानून ने लोकल गवर्नमेंट्स को भी पावर दे दी इंडिया के अंदर कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस इंपोज कर सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स इंपोज करने की पावर जो है ये किस पर्टिकुलर इस चार्टर एक्ट के थ्रू प्रोवाइड की गई थी, तो 1813 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इनको इवन लोकल गवर्नमेंट को यह भी पावर कर दी थी कि अगर जो भी व्यक्ति टैक्सेस पे नहीं करता है, जो भी पर्सन टैक्स पे नहीं करता है, तो उसको ये लोकल गवर्नमेंट पनिश भी करेंगी। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली थी। अब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं चार्टर एक्ट 1813 के कुछ पॉइंट्स। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ब्रिटिश टेरिटरी की डिफाइन की गई थी प्रॉपर तरीके से कि ब्रिटेन का कंट्रोल जो है वो इंडिया के अंदर कहां कहां पर है, किस किस एरिया पर है, पूरा कंट्रोल। और ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू, राइट। और कंपनी की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी, सिवाय 2 चीजों में, चाय और अफीम। इन 2 चीजों में जो है वो ट्रेड चाइना के साथ ये कर सकती हैं, उसकी इनको मोनोपोली दे दी गई थी। परमिशन दी गई थी मिशनरी को कि इंडिया के अंदर आकर रिलीजियस कन्वर्जन वो कर सकती हैं मिशनरी। इवन बिशॉप भी जो है, मैंने आपको बताया था, बिशॉप जो है वो आए थे और उनका हेडक्वार्टर जो है वो स्टैब्लिश कर दिया था कलकत्ता में। फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड किया था इंडियन लिटरेचर को रिवाइव करने के ऊपर, और साइंस को, और इवन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने भी 1 लाख रुपए अलग रखे थे अपने बजट में। लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी थी कि लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं, और इवन जो अगर टैक्स नहीं पे करे तो उसे पनिश कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये कानून है। चार्टर अगेन दोबारा से 20 सालों के पीरियड के लिए रिन्यू कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और कंपनी की जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी वो पूरी की पूरी जो है वो बंद कर दी गई थी, राइट, खत्म कर दी गई थी। अब कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। अब प्रशासन करने का काम जो था वो अब कंपनी का था, क्योंकि अब दूसरे मर्चेंट्स आ चुके थे। अब इसका काम तो रूल करने का था, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का था, तो ये सब इसके काम शुरू हो गए थे। इस कानून ने लीगल कर दिया था ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इंडिया के अंदर, कि अब ब्रिटिश की कॉलोनी जो है वो इंडिया के अंदर फैलेगी, बढ़ेगी,
राइट। और ब्रिटिश जो है उनको अलाउ कर दिया था कि अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर पूरी तरह से सेटल हो सकते हैं, राइट, यानी कि परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। और जितनी भी इंडिया के अंदर जो टेरिटरी है, राइट, जिस पर कंपनी का कब्जा है, तो वो कब्जा जो होगा वो क्वीन के बिहाफ में होगा, यानी कि क्वीन जो है उसका कंट्रोल होगा उन टेरिटरीज के ऊपर, ना कि कंपनी का। तो ये चीज क्लियर थी, यानी कि क्वीन के तहत, यानी कि क्वीन ने जो है वो उनको कहा हुआ है कि इस पर कब्जा करना, मतलब कि वो जमीन तो नाम मात्र कंपनी के नाम पे थी, राइट, बट उस जमीन पर पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन का ही है। तो ये चीज यहां पर क्लियर कर दी गई थी। इस पर्टिकुलर कानून के प्रोविजन क्या है, 1833 कानून के प्रोविजन, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो ये चीज नाम याद रखना इनका। और गवर्नर जो हम लोग को बॉम्बे और मद्रास के देखने को मिले थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कानून बनाने की शक्तियां जो है वो छीन ली गई, राइट। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं यानी कि विलियम बेंटिक, इनको पूरी की पूरी पावर दे दी गई थी कि पूरे इंडिया से रिलेटेड, यानी कि पूरे इंडिया में रूल्स रेगुलेशन कानून बनाने की इनको पावर दे दी गई थी, यानी कि पूरे इंडिया के लिए ये कानून बना सकते हैं, ना कि सिर्फ बंगाल के लिए, राइट। तो ये चीजें, इसका आइडिया होना चाहिए आपको। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, राइट, कौन सी काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो इसको अगेन फिर से 4 मेंबर की काउंसिल फिक्स कर दी गई थी, 4 से इसको 3 किया गया था, फिर से इसको 4 कर दिया गया। पिट इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू इसको 3 कर दिया गया था, अब इसे वापस 4 कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। और इस कानून ने पावर दी थी, एक्सट्रीम पावर दी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, कि गवर्नर जनरल जो है वो सभी प्रकार के जितने भी कानून होते हैं, राइट, या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ब्रिटिशर से रिलेटेड या इंडियन से रिलेटेड या फॉरेनर से रिलेटेड, या सभी जगह जो होती हैं उनसे रिलेटेड जो कानून बनते हैं, या जो भी चीज जो होती है ब्रिटिश इंडिया के किसी पार्ट में आ रही है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी एसेट, उससे रिलेटेड कानून है, या फिर लड़ाई छेड़ने का जो कानून होता है, राइट, कंट्री की मिलिट्री और नेवल फोर्स को गवर्न करने का, रेगुलेट करने का जो कानून हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस कानून को ये रद्द कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, राइट। तो ये पावर दे दी गई थी पूरी की पूरी, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी, उससे रिलेटेड जो भी कानून होंगे, उनको रद्द करना, उसको चेंज करना या बनाने की पावर भी जो थी वो इनके कंट्रोल में अब चली गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, यानी कि मतलब बहुत पावरफुल बॉडी अब बन गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन से, कंपनी को, जो मैंने आपको बताया ना कि कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे, डील करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आ गए थे, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाली बोर्ड थी जो कि स्टैब्लिश की गई थी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स जो होंगे, मुद्दे जो होंगे, उस पर डिसीजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो लेगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि विलियम पिट्स ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल लेकर आए थे, याद आ रहा है ना। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, तो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर चली गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वीटो करने की पावर दे दी गई थी कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो है उनके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जो होंगे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो वीटो कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ऐसी बॉडी है जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करती है ब्रिटिश सरकार को, राइट। ब्रिटिश सरकार के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और सिविल और मिलिट्री अफेयर जितने भी हैं कंपनी के, वो कंट्रोल किए जाएंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा। और पहली बार इनकी जो काउंसिल है उसे इंडियन काउंसिल जो है वो कहा गया। और ये चीज कही गई कि इंडिया के अंदर कोई भी कानून जब भी बनता है तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद फिर वो कानून जो है वो कहलाया जाएगा। मतलब कि जो भी लॉज वगैरह, कानून वगैरह बनाते हैं इंडिया के अंदर, राइट, तो वो कुल मिलाकर ये चीज कही कि ब्रिटेन जो है वो सब प्रकार के कानून को अप्रूव करेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और इंडिया का पहला लॉ कमीशन सेटअप किया गया चार्टर एक्ट 1833 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड मैकॉले जो थे वो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। ये भी चीज पूछी जा सकती है। तो इंडिया के अंदर जितने भी कानून है उनको कोडिफाई करने के लिए ये बनाया गया था, यानी कि लिस्ट करने के लिए इनको बनाया गया था कि उसको प्रॉपर कोडिंग जो है वो उसको दी जाए, राइट, कोडिफाई किया जाए, यानी कि लिस्टिंग उसकी की जाए प्रॉपर तरीके से, उसमें कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो उसके बारे में रिकमेंडेशन दिया जाए। और ये पहला ऐसा कानून था जिसने इंडियंस को परमिशन दी थी कि इंडियन भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका भी शेयर हो सकता है। अब मतलब कुल मिलाकर अब सिविल सर्विसेज की इन्होंने घोषणा करी थी पहली बार, बट वो सक्सेसफुल हुआ नहीं था, वो रिजेक्ट कर दिया गया था, आगे चल के बताऊंगा अभी। तो कहा गया था कि मेरिट के आधार पर, राइट, तो सरकारी जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, बर्थ, कलर, रिलीजन या रेस के तौर पर नहीं, मेरिट के तौर पर। जैसे कि आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, राइट, जो भी टॉपर होते हैं तो उनको रैंक मिलती है, राइट, तो वैसी वाली बात इन्होंने कही थी। तो ये सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन जो था वो इफेक्टिव नहीं हुआ था, राइट, और फिर बाद में जाकर फ्यूचर में जो है ये इफेक्टिव हुआ। इस कानून ने अलाउ किया कि 3 बिशप इंडिया के अंदर होंगे, राइट, जो कि रेगुलेट करेंगे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं इंडिया के अंदर जो स्टैब्लिश होते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए 3 बिशप जो है वो इंडिया के अंदर
अलाउ किए गए थे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट। अब इस कानून ने प्रोवाइड किया स्लेवरी जो है वो खत्म हो जाएगी इंडिया के अंदर, यानी कि स्लेवरी जो है, स्लेव्स वगैरह जो है वो नहीं रखे जाएंगे। जैसे कि स्लेव्स वगैरह जो होते हैं ना कि फोर्स लेबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि बिना कुछ पैसे दिए सामने वाले को जो है वो स्लेव बनाया हुआ है, उससे काम करवाया जा रहा है, तो उसको खत्म करने को लेकर जो है ये कानून ने पहली बार मेंशन किया था इंडिया के अंदर। अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कानून से रिलेटेड, तो देखो, गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप कहना शुरू कर दिया, जो मेजर स्टेप था कि सेंट्रलाइजेशन का, कि अब पूरे इंडिया के लिए जो है वो ब्रिटेन कानून बनाएगी, राइट। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम लोग को देखने को मिलेंगे, पूरे इंडिया के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अब होगा, ना ही सिर्फ एक टेरिटरी के ऊपर, बंगाल के ऊपर, मद्रास के ऊपर या बॉम्बे के ऊपर, राइट। इस कानून ने पहली बार प्रोविजन बनाया कि इंडियंस को अलाउ किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी शामिल किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। और इंडियन जो है वो सिविल सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस जो थी उसकी काफी उस समय डिफिकल्ट थी, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल बॉडी के तौर पर खत्म कर दिया गया और उसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर जो है वो अपॉइंट कर दिया गया, मतलब कि अब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो संभालेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसका कार्य जो है वो ट्रेड और कॉमर्स का नहीं है, अब उसका मेन कार्य जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। और पहली बार हम लोग को ऐसा देखने को मिला कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, कानून बनाने की जो शक्तियां होती हैं, कार्य जो होते हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के, तो उसको सेपरेट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। तो अब लॉ बनाने की बॉडी अलग होगी, एग्जीक्यूट करने की बॉडी अब अलग हम लोग को देखने को मिलेगी। लॉ कमीशन लॉर्ड मैकॉले के अंडर हम लोग को देखने को मिला, कानून को कोडिफाई करने के लिए बनाया गया, तैयार किया गया, राइट। तो ये पूरी चीजें थी। और चार्टर एक्ट 1833 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को इसका एक देता हूं, मतलब कि पॉइंट्स बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन के लिए। रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पूरी चीजों को। तो कंपनी की जो भी एक्टिविटी थी कमर्शियल बॉडी के तौर पर वो खत्म कर दी गई थी, अब कंपनी जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी इस कानून के तहत। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया था, राइट, और अलाउ किया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के अंदर परमानेंटली सेटल हो सकते हैं, मतलब कि अब फाइनली ये चीज क्लियर कर दी थी ब्रिटेन ने कि अब इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए थे। गवर्नर जो बॉम्बे के थे और मद्रास के थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, कानून बनाने की शक्ति थी, वो खत्म हो गई थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनके पास लेजिस्लेटिव पावर आ गई थी, पूरे ब्रिटिश इंडिया पर, पूरे इंडिया पर कानून बनाने की शक्ति अब एक ही बॉडी के कंट्रोल में चली गई थी, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के मेंबर थे उनके जो नंबर जो थे उसको फिक्स कर दिया गया था, 3 से नंबर जो है वो 4 कर दिए गए थे, राइट। और जो पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उसको बढ़ा दिया गया था कि अब इंडिया के अंदर सभी प्रकार के कानून को अमेंड कर सकते हैं, ये रद्द कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बनाया गया था कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर कर दिया गया था, और वीटो की शक्ति प्राप्त कर दी गई थी कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा उस पर वीटो जो है वो इनको दे दिया गया था, यानी कि कानून को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है उस पर फाइनल डिसीजन इनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। पहली बार इनकी काउंसिल जो थी उसको इंडियन काउंसिल नाम दिया गया, राइट। और कोई भी कानून इंडिया के अंदर जो बनते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे, राइट, ब्रिटिश संसद के सामने रखे जाएंगे, और फिर उसको कानून जो है एक्ट जो है वो कहा जाएगा, राइट। पहले के समय पे एक्ट जो थे वो रेगुलेशन का नाम उनको दिया जाता था, बट अब से जो भी कानून होंगे उनको एक्ट का नाम दिया जाएगा। इंडिया का पहला लॉ कमीशन सेटअप हुआ था इसी दौरान। लॉर्ड मैकॉले पहले चेयरमैन थे, राइट, जिनको कार्य दिया था कि इंडिया के अंदर जितने भी कानून है उसको कोडिफाई करना है। पहला कानून ये हमें देखने को मिला था जिसने इंडियंस को परमिशन दी थी कि इंडियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरिट के आधार पर। अलाउ किया था 3 बिशप को इंडिया के अंदर की जितने भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने का काम जो होगा वो इनका होगा, बिशप का होगा। और स्लेवरी जो है वो खत्म कर दी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज थी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब गाइस आगे के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। इसके आगे के टॉपिक्स को 1853 चार्टर से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पॉलिटी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर चीज आपको पूछनी है कोर्स से रिलेटेड तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स में आ जाएगा। और गाइस जितने भी अपने जैसे करंट अफेयर्स चैनल है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे, करंट अफेयर्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा है तो।